तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमारा जो, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, चैप्टर देखो, हर चैप्टर की अपनी एक टाइमलाइन होती है। अगर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई चैप्टर होता है ना, तो हमें टाइमलाइन समझनी चाहिए कि किस वक्त की बातें हो रही हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था इंडियन इकोनॉमी के बारे में, या ऐसे कुछ चैप्टर एक पढ़ाया था मैंने, तो मैंने बताया था कि जो भी बातें हो रही हैं इसमें इंडियन पॉलिटिक्स में, जो आपके क्लास 12 में है, वो इंडिपेंडेंस के इम्पैक्ट को रखकर हमने चैप्टर्स को पढ़े थे। 3-4 चैप्टर जो भी पढ़े हैं हमने, पार्टीशन, 1947 इंडिपेंडेंस को माइंड में रख कर चैप्टर्स को हमने पढ़ा था। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, तो जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ज़्यादा हमने फोकस डाला है। सेकेंड वर्ल्ड, पोस्ट ऑफ पोस्ट पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, यानी 1939 टू 1945 ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो उसके बाद का जो इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उस पर, उस बेस पे चैप्टर्स हमने, उसी अप्रोच से चैप्टर को हमने डील किया है अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे मैंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था और जो एक जो कॉलोनियल सिस्टम था ऑल ओवर वर्ल्ड में, खासकर ब्रिटेन का और यूके का, उनका जो कॉलोनियलिज्म था, वो धीरे 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 जब वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, इतना ज़्यादा लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ का, फिर रिसोर्सेज का। यूरोप में, रशिया में, जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में तो एटम बम का जो अटैक हुआ था अमेरिका की तरफ से, तो काफ़ी बड़ा एक सेटबैक देखा सभी कंट्रीज ने कि यार ये तो बहुत बड़ा लॉस। भाई धीरे धीरे वॉर हो रहा था, 4-5 साल चला। तो जब जापान वाला केस हुआ, हिरोशिमा नागासाकी वाला, तब लोगों की नज़र में एक आया कंट्रीज की कि यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी में नहीं, ओवरऑल 5-6 साल जो भी वॉर चला, उसमें लोगों की जो भी जानें गई, कितना नुकसान हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज का इतना नुकसान हुआ, घर सब बर्बाद हुए, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग वापस करना था। तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। उसकी तो एक वैल्यू भी निकाली नहीं जा सकती है। तो बहुत ज़रूरी था एक इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे ग्रुप्स या कुछ ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल लेवल पे पीस की तरफ आगे बढ़े, लोगों को, कंट्रीज़ को एक करे, कंट्रीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है ना, नेशंस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसे सेटल डाउन करें। मतलब कि फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, यूनाइटेड, जो लीग थी, जो नेशन लीग थी यूनाइटेड, वो बनी थी, लेकिन वो फेल हो गई थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी स्टार्ट हो गया था। वो चीज़ें उतने डील नहीं कर पाए, तो उस पर जो पॉलिसीज़ थी, जो भी एग्रीमेंट्स थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और वो वर्ल्ड को एक नहीं रख पाए थे, पीसफुली नहीं हो पाया काम, और वो फेल हो गई थी। तो फिर 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक और ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हुआ जो कि हम लोग जानते हैं यूएन के नाम से, जो अभी तक काफ़ी हद तक सक्सेसफुली काम कर रही है। और कंट्रीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो यूएन में जाते हैं, या वॉर जो भी हो रहे हैं वो यूएन पुश करता है कि वो वॉर ना हो, है ना। रोक, दो कंट्रीज़ के बीच में सेटल डाउन करना है, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या जो भी है चीज़ें, वो यूएन करता है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोर देन 193 कंट्रीज अब आ चुकी हैं वर्ल्ड की, इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और यूएन के अंडर पे जो भी उनकी गाइडलाइंस होती हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, डिफेंस, रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कि किसको कितने एटम बम रखने चाहिए, एक लिमिटेशन देते हैं। वो ऐसे कोई भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है। तो यूएन में काफ़ी सारे गाइडलाइंस हैं
तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे करंट पीरियड से भी जुड़ा हुआ है। अभी भी देखो अगर वॉर हो रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन का, तो कोशिश यूएन की है कि वॉर वो रुक जाए। ऐसा नहीं कोशिश नहीं है, कोशिश है कि वॉर वो रुक जाए, ना होने पाए। और यूक्रेन और रशिया का वॉर जो चल रहा है वहाँ पर भी तो कुछ ड्रॉबैक तो है, कुछ थोड़ा बहुत फेलियर है, ये भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से सक्सेसफुल है, तो फेलियर्स तो है कुछ ना कुछ। तो ओके विल स्टार्ट। मैंने अप्रोच दे दिया, फीलिंग्स आपको दे दी चैप्टर की, तो फटाफट यार पढ़ के ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो ठीक है ना, समझ में तो आ ही गया कि एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड क्या नेशन जो जो एक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में भी छोटे छोटे मतलब ऑर्गेन्स हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड उसके ऑर्गेन्स हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारे बना के रखी हैं, यानी कि किसी कंट्रीज़ में पॉवर्टी कम करनी है ना, उसकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन बढ़ानी है किसी कंट्री में, उसकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग अलग से होती है, इस तरह चीज़ें हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वाई टू नीड, या क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, क्या नीड है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस, चलो नीड क्यों चाहिए तो मैंने बता दिया, वॉर को रोकना है, पीस हमें बना के रखनी है वर्ल्ड में, जो भी पिछड़े कंट्रीज़ हैं उनको आगे लाना है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉलोनिज्म सिस्टम है, जो भी दूसरे मतलब यूरोपियन कंट्री जैसे खासकर फ्रांस हुआ और ब्रिटेन हुआ, जो दूसरे कंट्री में अपने कॉलोनीज बना के रखे, तो उनको फ्री करना है। ये यूएन का सेकेंड यानी 1945 के बाद ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो कॉलोनी सिस्टम है, जो कॉलोनीज बना के रखे हैं फ्रांस ने, पुर्तगाल ने, यूके और ब्रिटेन ने, उन कंट्रीज़ को इनसे फ्री करना है। तो ये फ्री काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले किया है यूएन ने, कि उनको फ्री करा है। खासकर अब जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, तो यूएन का बड़ा रोल है ना। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो क्यों ज़रूरत है भाई, अभी देखो जैसे यहाँ पे इसराइल अटैक लेबनान जून 2006 में, तो ये एक ज़रूरत है इसको रोकने के लिए। हाँ भाई ज़रूरत है ये, ठीक है ना। और भी ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, एक बड़े लेवल पे जहाँ पर सारे कंट्रीज आके ज्वाइन होना चाहिए और हाथ मिलाना चाहिए और मिल के एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिस तरह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड हुआ, थर्ड ना होने पाए। अगर अब थर्ड हो गया, इतने एडवांस लेवल के वेपन बन चुके हैं कि फिर दुनिया तो ख़त्म होनी है। फिर तो समझो आप, इतने एडवांस लेवल के वेपन्स हो चुके हैं। सो ठीक है, तो इसका देखो ये एक सिंबल है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप है जिसमें सारे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया है, और साथ में ओलाइव लीव्स हैं। ये जो लीव्स हैं ये रिप्रेजेंट करती है पीस को, कि पूरे वर्ल्ड में है क्या बना के रखना है, पीस बना कर रखना। मेन ऑब्जेक्टिव है, वॉर ना होने पाए, ये तो मेन टू मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह पीस के लिए काम किया जा रहा है। सो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यूएन ऑफिशियली काम करना स्टार्ट हुआ था इसका, और जिसमें 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ यूएन, ठीक है ना। तो क्या इसके ये है, देखो काम यहाँ पे लिखा है कि भाई सुपर स्टेट को किसी को नहीं रहना है, ठीक है। जैसे कि पहले सुपर स्टेट होते थे कि भाई सुपर पावर है, तो यूएन का मेन काम यही है कि किसी को सुपर पावर नहीं बनना है, किसी का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। होता है तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव है। अब ऐसा नहीं कि डोमिनेंस नहीं है, अमेरिका कितना बड़ा डोमिनेंस है ना। यूएन ही एक तरीके से इन्फ्लुएंस रहता है, अमेरिका का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उस पर। अगर कोई गड़बड़ करता है या कोई ऐसी डिसीज़ आ जाए या कोई नेचुरल कोई जैसे बड़े जैसे अर्थक्वेक हो गए, आते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़े लेवल का ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, जैसे कि ग्लेशियर देखो पिघल रहा है धीरे धीरे, आगे चल कोस्टल एरिया में कितनी दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे बड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए,
तो मिलकर ही करना। जैसे अभी कोरोना वाला कौन सा ये हुआ था, केस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तो यूएन ने काफ़ी हेल्प की थी, है ना, काफ़ी बड़ा रोल रहा यूएन का कोरोना को वैक्सीनेशन, कोरोना को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी एक धीरे धीरे एक प्रॉब्लम बनती आ रही है आगे चल के। तो ये इसके लिए कलेक्टिव एक्शन चाहिए। तो कलेक्टिव एक्शन किसी के एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो पाएगा। कोई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पे सारे कंट्रीज आके मिल जाएं, तो वही क्या यूएन है, ठीक है ना। तो इस तरह कलेक्टिव एक्शन लेना होता है। फिर इम्प्लीमेंट आइडियाज़, गाइडलाइंस होती हैं कंट्री टू कंट्री कि किसको कितने वेपन्स रखने हैं, किसको कितने क्या टेस्टिंग करनी है, एटॉमिक बॉम्ब की। तो ये सब चीज़ें है ना, यूएन है ना रोल प्ले। जैसे बाउंड्रीज हो गई, अब कंट्री की जो बाउंड्री होती है, बॉर्डर्स होते हैं, उसकी एक गाइडलाइन या उसका एक जो पैरामीटर होता है वो यूएन के पास रहता है कि भाई आपकी ये बाउंड्री, ये बॉर्डर है आपका, आप एक दूसरे बॉर्डर को छेड़ोगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। तो एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, यानी धीरे धीरे यूएन कैसे आगे बढ़ा, कैसे एवोल्यूट हुआ। तो पहले तो यार क्या था, लीग ऑफ नेशन था, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना थी कि दोबारा वर्ल्ड वॉर ना होने पाए, लेकिन ये कई वजहों से फेल हो गया लीग ऑफ नेशन। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन बना। पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन था, बाद में अभी जो है वो यूनाइटेड नेशन, तब से अभी तक यूनाइटेड नेशन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 से 45 में ओवर हुआ आफ्टर जापान वाला केस, तो उसके बाद बहुत ज़रूरत थी इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने यहाँ पे पीस के लिए काम हो, वॉर को प्रिवेंट, वॉर को रोकने के लिए काम हो, है ना, किसी तरह कोई डिस्प्यूट ना होने पाए। तो उस टाइम जब यूएन बना तब 51 कंट्रीज थी, ज्वाइन हुई थी 51 कंट्रीज, लेकिन अब मोर देन 193 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो देखो वही लिखा हुआ, देखो क्या मकसद है, स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट, है ना, और भाई सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो अफ्रीका में इतनी पुअर कंट्रीज़ हैं, इतनी बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, यूएन का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ के जाते हैं यूएन के मेंबर्स, यूएन के ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी काम होता है। लोगों को फ्री एजुकेशन देना, लोगों को फूड देना फ्री में, ये यूएन। भाई यूएन के पास पैसा कैसे आता है, भाई इतनी कंट्रीज ज्वाइन है, जो खासकर तो यूएसए का पैसा काफ़ी आता है, फंडिंग अमेरिका की, तो इसीलिए अमेरिका का ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो इस तरीके से देखो लिमिटेड द एक्सटेंट को रोकना है। पहले जैसे जो एक्सटेंशन पॉलिसी थी अपने कंट्रीज के बाउंड्रीज के बढ़ाना, इसको इसने लिमिट कर दिया भाई, जितना जिसका जो है अब तक में वो उतना ही रहेगा। जैसे कि अब देखो यही केस पड़ा हुआ अपने इंडिया का, जम्मू कश्मीर का, कि पाकिस्तान ने आके पीओके ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इंडिया वहाँ लेके चला गया केस, पूरा फाइल कॉन्फ्लिक्ट। यूएन ने वहीं पर रोक दिया कि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, ना वो आगे बढ़ेंगे ना तुम आगे बढ़ोगे। इसीलिए वो केस, वो जो पूरा ये था मैटर है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि पाकिस्तान की ने जो भी हमारे इंडिया की ज़मीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वहीं पर रह गया। क्योंकि यूएन ने वहीं पर रोक दिया उस चीज़ को कि ना तुम उसको अटैक करो ना तुम उसको अटैक करो, क्योंकि वो वही मैटर अटका हुआ है, दोनों एक दूसरे टेंशन नहीं करेंगे, वहीं के वहीं हो जाएगी। तो यूएन की जो मेन दो मेन ब्रांच हैं, एक यूएन, और भी काफ़ी और भी ब्रांच है, बट यहाँ देखो दो में, एक यूएनजीए एंड यूएनएससी, ये दो मेन टू मेन ब्रांच है। अगर ब्रांच किस तरह काम हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है यूएन का, अगर उसकी बात करें एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, तो देखो एक यूएनजीए है और यूएनएससी। तो यूएनजीए से यूएन जनरल असेंबली, तो एक पार्ट है जनरल असेंबली का और एक पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो जनरल असेंबली में अराउंड 193 मेंबर्स तब तक के 2011 तक के 2011 तक के ज्वाइन हो चुके थे, अब डेफिनेटली बढ़ गए होंगे। और सबको एक वोट का राइट था कि 193 वोट, मतलब 193 कंट्री 193 वोट। फिर यूएनएससी जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल थी, यहाँ पे इसके देखो अलग फंक्शन है, इसके अलग फंक्शन है, अभी सब सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये था यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी टोटल 15 मेंबर्स हैं यूएनएससी में। यूएनजी में तो 193 के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट, मतलब टोटल 15 मेंबर्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है, 15 मेंबर की, 15 मेंबर्स की, जिसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास तो वीटो पावर है भाई, वीटो पावर है ना।
तो ऐसे याद रख सकते हो FUUUC। कैसे? FUUC क्यों लिखा हुआ है इसमें शॉर्ट में? खैर, तो एक्चुअली देखो 5 कंट्री देखो, तो फ्रांस है, USA है, UK है, रशिया है, चाइना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इन 5 के पास वीटो पावर है। तो व्हाट इज वीटो पावर है? वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक कंट्री ने भी नो वोट या अगेंस्ट वोट दिया तो उसकी मानी जाएगी। फिर सोचो, एक तरफ पूरी 193 कंट्रीज है, यहाँ पे एक ने अगर वीटो पावर के यूज़ कर लिया, भाई ये जो है कोई भी बैंड हुआ किसी कंट्री के ऊपर या किसी भी तरीके कोई रेजोल्यूशन हुआ, अगर किसी एक कंट्री नहीं बोल दिया मतलब नहीं मानी जाएगी वो। ये 5 के पास ऐसी पावर है। और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऐसे हैं कि 2-2 साल में उनकी मेंबरशिप होती है। 2 साल में से इंडिया 2 साल के लिए बना, 2 साल के बाद फिर 2 साल का कम से कम गैप रहेगा, उसके बाद ही दोबारा बन सकता है। अगर बनना जो भी तरीके से बने, मतलब 2 साल के बीच में गैप होना ज़रूरी है। अब मैक्सिमम जो पीरियड होता है 2 ईयर्स के मेंबरशिप का पीरियड होता है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है किसके? UNSC के। सो यहाँ पे देखो, तो ये 2 ऑर्गन थे मेन। फिर से यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली जो भी हमने देखा, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोई सिटीजन क्राइम कर रहा है या कोई कंट्री क्राइम कर रही है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको पनिश करेगा या उस पर जस्टिस देगा। फिर सेक्रेटेरिएट है, फिर एक ऑर्गन, 1 2 3 4 होंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। क्या क्या बोलो? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज कॉल्ड UNSC, UNGA, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल लेवल पे 2 कंट्रीज़ के लेवल पे डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर सेटल डाउन होते हैं। फिर सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये बहुत ज़बरदस्त काउंसिल है। इसमें बैकवर्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड को डेवलप किया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ या वहाँ फूड बेसिक जो नीड्स हैं पब्लिक की वो यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो जनरल असेंबली के बारे में बताया गया था, मैंने आपको बताया 193 मेंबर है, एक ही 2-1 वोट ईच होता है, 2/3 मेजोरिटी होता है, 2/3। और सिंपल मेजोरिटी 51% भी होता है, सिंपल मेजोरिटी समटाइम 2/3 मेजोरिटी होती है। मतलब 3 में 2 लोग मेंबर, अगर 2 लोग ओके बोल रहे हैं तो उसे माना जाएगा, या 51% के हिसाब से भी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक और 6 वाला दिया हुआ, देखो 1 2 3 4 5 है, 6 वाला क्योंकि अब वो कोलैप्स हो चुका है। 6 भी एक ऑर्गन थी, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्यों कोलैप्स हो गई? इसका जो मेन काम था वो था जो कॉलोनीज थी यूरोपियन कंट्रीज़ की दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, उन कॉलोनीज़ को हटाना, वो रूल हटाना। तो अराउंड 1994 तक के इन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया था, यानी 45 से 1994 में जितने भी कंट्रीज़ थी, जो भी दूसरे कंट्रीज की कॉलोनीज थी, उन पर उनको इन्होंने हटा दिया था। सबको इंडिपेंडेंस और अपनी ओन आइडेंटिटी हर कंट्री की मिल चुकी थी 94 तक की। तो इसीलिए फिर इनका काम ख़त्म हो गया, इसीलिए ये सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है ना। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रस्टीशिप काउंसिल का, तो इसीलिए 5 ये वर्किंग पर हैं, ठीक है। तो भाई यही है, देखो जनरल असेंबली के काम बताए गए हैं कि 193 मेंबर होते, मेजर डिसीजन रिक्वायर फिर 2/3 मेजोरिटी, तो मैंने बता दिया है आपको। और भी अभी आगे और पढ़ेंगे, पिक्चर क्लियर नहीं है। ये देखो जनरल असेंबली से कितने अलग अलग है ना ब्रांचेस हैं जनरल असेंबली के भी। देखो एक तो UNCTAD यानी कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड ये सेक्शन देखेगा, ये ग्रुप देखेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। UNEP इन्वायरमेंट प्रोग्राम होते हैं इसमें, UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम देखता है, UNDP डेवलपमेंट चाहे वो सर कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट हो। फिर UNFPA पॉपुलेशन फंड, ठीक है, पॉपुलेशन किसी कंट्री में है वहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉवर्टी ज़्यादा है, तो ये काम ये देखे UNFPA, ठीक है। फिर UNHCR हाई कमीशन, फिर UFP है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो भी पुअर कंट्री है उनको मील प्रोवाइड
किया जाता है। UNWRA है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, जैसे कहीं पर कोई भी नेचुरल ये आ गई, नेचुरल डिज़ास्टर आ गई, तो यहाँ पे रिलीफ फंड होता है। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में हेलीकॉप्टर्स हुए या जो भी है फूड से रिलेटेड, रिलीफ फंड से रिलेटेड, तो फटाफट अरेंजमेंट किया जाता है और बचाव का काम, ठीक है, किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है UNWRA। अभी देखो ये भी है फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, तो गाज़ा में जो भी ईस्ट पैलेस्टीन में बहुत सारे रिफ्यूजीज रहते हैं, वहाँ पर रिलीफ काम किया जाता है उनको। काफ़ी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड, कपड़े, फूड, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। जो भी अगर वॉर में कंट्रीज़ का नुकसान हुआ है तो ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रांच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। फिर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी है, ये हर कंट्रीज़ के एटॉमिक लिमिटेशन को लिमिट बना के रखती है कि कोई भी अपनी एटॉमिक पावर ना बढ़ाने पाए। ये सारी चीज़ें हैं। UPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स का देखो अलग ही एक ब्रांच बनी हुई है। जैसे ईरान ने काफ़ी केमिकल वेपन बना लिए थे, तो इसने फिर भाई है तो सब UN का ही ना पार्ट, तो इसी तरह इस तरह अलग 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 ब्रांचेस हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। यूनिसेफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चिल्ड्रंस के लिए जो देखो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चों को हेल्प, एजुकेशन, फूड, ये यूनिसेफ पहुंचाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी बच्चों के जो चिल्ड्रंस राइट्स हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है, उनसे प्रोटेक्ट करना, तो यूनिसेफ करता है। इसके ये बहुत काम करता है यूनिसेफ, ठीक है। फिर और भी है ब्रांचेस, तो जिसमें यूनिसेफ के बारे में पढ़ सकते हो आप। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 193 मेंबर्स है। बाद में देखो सिक्योरिटी काउंसिल है, समझ गए। तो इतना सारा काम कौन करता है? जनरल असेंबली, यानी सिक्योरिटी, फिर केमिकल जो भी वेपन्स में कंट्रोल करना, डेवलपमेंट करना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाना, ठीक है ना, पॉल्यूशन से रिलेटेड कंट्रोल करना कंट्रीज़ को। फिर HIV देखो, यूएन एड्स में कितना बड़ा रोल है यार। ज्वाइंट प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, क्योंकि एड्स एक टाइम पे बहुत बड़ी एक डिसीज़ थी जो फैलती जा रही थी टाइम पे, 90s के टाइम पे। तो UN एड्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एड्स को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो पूरे जनरल असेंबली काम हो गए सारे। फिर सिक्योरिटी काउंसिल देखो, यहाँ पे यार परमानेंट मेंबर है 5, वीटो पावर वाला ये है, वीटो राइट्स है। तो FUC इसलिए लिखा है कि एक जो यू है वो USSR से है। USSR खत्म हो गया, रशिया हो गया है। तो फ्रांस, UK हुआ, USA हुआ, फिर अब ये वाले यू का रशिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका काम क्या है सिक्योरिटी का। और 10 मेंबर इलेक्टेड बाय UNGA फॉर 2 ईयर टर्म। मैंने बताया ना, UNGA जो भी जनरल असेंबली 2 साल के लिए 10 मेंबर हर 2 साल में चेंज होते हैं, लगातार नहीं बन पाएंगे। 2 साल गैप होना बीच में ज़रूरी है। कोई अगर 2022 में बना तो 2024 में उसका पीरियड ओवर होगा, फिर 2024 कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। 24 बाद 25, 26 जाने देगा, 26 के बाद वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ है। फिर मिलिट्री स्टाफ कमेटी, तो सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल UN, मतलब कि जितने भी UN मेंबर्स हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन, क्योंकि वीटो पावर है ना, वो फिर उस पर बाउंड होंगे। ये तो क्या काम है देखो, मिलिट्री स्टाफ कमेटी होती है इसके अंडर। फिर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं इसमें। इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर वॉर कर रहा है या किसी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, ज़बरदस्ती अटैक कर रहा है, तो ये क्राइम में आ जाता है। फिर पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिशन। फिर बेसिकली देखो सिक्योरिटी काउंसिल काम है पीस बना के रखना। UNG में मेन काम क्या था मालूम है? एक इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डिजीजेज, उन सारी चीज़ों से बनी जो भी है ना, एक सर्विसेज से रिलेटेड ये डील करता है कौन? जनरल असेंबली। लेकिन इसमें वॉर से रिलेटेड है। अगर कोई कंट्री है, बड़ी कंट्री है, दूसरे छोटी कंट्री परेशान कर रही है, तो सिक्योरिटी काउंसिल
से डिसीज़न लिया जा सकता है और यूएन इसे रोकेगी। उसके बाद देखो सेक्रेटेरिएट एक ऑर्गन्स है जिसमें इंटरनेशनल स्टाफ सर्विस ऑर्गन, हेड सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो बाई यूएनजे रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो टर्म होता है 5 साल का होता है सेक्रेटरीट का, ठीक है। तो बेसिकली ये तो ज़्यादा तुम लोग को है नहीं, मेन क्या मालूम है, मेन दो हैं, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, तो ये मेन। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मैंने बताया यूएनजे यूएनएससी, जिसमें 15 जजेस इलेक्ट होते हैं फॉर 9 ईयर्स और मेजोरिटी भी होती है इसके अंदर कि जो भी 15 जजेस हैं उनकी मेजोरिटी बेस पर ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्रीज में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, या किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री कुछ गलत किया है, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कि टेररिज्म हो गया, तो ये है ना फिर इंटरनेशनल लेवल पर पनिश करेगी या जो भी अपना डिसीजन है जस्टिस देगी। तो ये भी इतना नहीं है तुम लोगों को पढ़ने के लिए, मेन जो मैंने कहा दो शुरुआत के दो वो मेन है। फिर देखो 5वां जो ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। 54 सीट्स होती हैं, इसमें जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इलेक्ट बाय द जनरल असेंबली। फिर आईएलओ एक अलग अलग ब्रांचेस हैं, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे लेबर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। यूनेस्को, देखो यूनेस्को इसमें आ गया, एजुकेशनल, ये बहुत बड़ा है यूनेस्को, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़े बड़े कॉलेज खोलती है गरीब कंट्री में, यहाँ पे एजुकेशन बैकवर्ड है, फंड देगी। दूसरे वहाँ पे जो भी कॉलेजेस अगर पहले से फंड देगी यूनेस्को, और स्कूल ओपन करेगी, बच्चों की स्कूल फ्री में पढ़ाना, वहाँ पे मिड डे मील प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है यूनेस्को। बाद में WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर IMF है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, WHO भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड। अभी जैसे कि कोरोना टाइम आया था तो WHO ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। IMF है, फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, किसी कंट्री को अगर फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, तो IMF इंटरनेशनल लेवल पे, या पैसे से रिलेटेड दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो IMF उसका सॉल्व करेगा। फिर IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। फिर WMA है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ITO, तो इतना तो उतना आता नहीं है। WTO एक है इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस दो कंट्री में बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई हेल्प या डेवलप करने के लिए WTO बना हुआ है, ठीक है। उसी गाइडलाइंस में आप ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। लोन ग्रांट करना, WTO का लोन प्रोवाइड करना, ये भी सब काम है। तो यही था कि इसमें तो देखो फिर वर्ल्ड बैंक है जो दूसरे कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना मेनली काम होता है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इसमें देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नेंस के लिए, ये सब लोन प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ देना, ये वर्ल्ड बैंक का काम होता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक और IMF मैंने बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, दैट ओवरसी दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। अराउंड 189 कंट्रीज़ के मेंबर है, G7 मेंबर भी हैं, मेन जो मेंबर है G7 मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो IMF में कौन से G7 मेंबर है, जैसे फ्रांस, US, UK, कनाडा एंड जर्मनी और इटली और जापान, ठीक है, ये G7 मेंबर है। तो इनके है ना आपस में एक दूसरे को फंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, जो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। फिर ILO मैंने बताया था कि ILO का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो सोशल जस्टिस देना लेबर्स को, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, प्रोडक्टिव एंड वर्क इंसेंटिव, सेफ्टी देना, पैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन, ठीक है। तो और लेबर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, है ना। लेबर साइंस का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी कैसा भी उनसे काम करवाओ और कोई भी इन्वायरमेंट में रखो तो गलत होगा ना उनके साथ। तो ये सारे काम कौन करता है,
हाई लो, ये देखो यूनेस्को को मैंने बताया था, यूनेस्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, फ्रांस में। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड गरीब कंट्रीज़ में कॉलेजेस को सपोर्ट करना या कॉलेज ओपन करना, और उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ पहुंचाना, फिर साइंस से रिलेटेड मदद करना, है ना, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल, कम्युनिकेशन हेल्प करना। ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी हो, है ना, लोग लिटरेट बने, पढ़े लिखे, तो ये यूनेस्को का काम है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आई टोल्ड यू कि ये 1995 में बना था। पहले क्या था इसका नाम, सक्सेसर टू गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर्स कंट्रीज हैं अराउंड 164 कंट्रीज हैं। फिर भी आप बुक के हिसाब से देख लेना, अभी क्या है, जैसे कि 2023 का देखोगे तो फिर अलग मेंबर हो सकते हैं। तो इनका देखो काम क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि दो कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस के लेन देन को बढ़ाना, लोन्स प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाइडलाइन तय करना, ठीक है। तो मेजर इकोनॉमिक जो है पावर है इस गैट में, जो मेंबर्स हैं वो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस हैं, जापान है। तो इस तरह के मेन मेन कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस डब्ल्यूटीओ पर रहता है। तो अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई बिजनेस डिस्प्यूट है तो डब्ल्यूटीओ सॉल्व करता है। एनजीओ देखो ओपन से हैं, ह्यूमन राइट के लिए भी, फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए एनजीओ हैं, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगी अपनी पुअर कंट्रीज़ को, एजुकेशन के, ह्यूमन राइट्स सिक्योर करेंगी एनजीओ, है ना। ह्यूमन राइट्स, अगर किसी का गलत हो रहा है, किसी को अगर फांसी दी जा रही है, इसकी पनिशमेंट फांसी नहीं थी समझो, है ना, दे आ रही फांसी, तो एनजीओ से बचाएगा। या जेल में जो भी कैदी हैं, अगर उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है तो एनजीओ उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ तक के है समझो, जेल तक में भी, मतलब पूरा ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा ये फेवर है, ह्यूमन राइट्स, कि ऐसे नहीं आप किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर कैदी हैं, क्रिमिनल है तो क्या हुआ, उनका भी अपना राइट्स है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, राइट्स को। बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, इजी है। तो ये कहानी थी भाई, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल पढ़ लिया। अब बातें करेंगे इसके आजू बाजू वाली, जैसे कि जो यूएन बना है, ठीक है, काफ़ी हद तक के सक्सेस रहा है, काफ़ी जगह नहीं भी रहा है, बीच में वॉर तो हुए ही हुए हैं। तो वॉर हुए हैं तो ज़रूरत है एक रिफॉर्म की। जैसे कि वीटो पावर वाला कॉन्सेप्ट है कि वीटो पावर तो अभी 5 लोगों के पास है, हम वो 5 लोगों को वीटो पावर दिए हुए हैं, वो जो चाहते हैं वही कर होगा। फिर अगर कोई अपना कोई भी इशू लेके गया, कोई कंट्री या दो कंट्री के बीच में इशू है, ठीक है, अब वो 5 कंट्री जो चाहेंगे वैसे ही होगा। 5 कंट्री चाहे वॉर चलता रहे, या दूसरे और भी छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो वीटो पावर प्रोवाइड करने पर वीटो पावर एक कंट्री बोलते नहीं, ये हम इसके अगेंस्ट हैं, तो मतलब वो पूरा पूरा प्रपोजल होगा वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीटो पावर के, तो यही स्ट्रक्चर को रोकने, मतलब यही स्ट्रक्चर लोगों को, बाकी कंट्रीज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अगर 5 का वीटो पावर है तो मतलब क्या है, तो मतलब ही नहीं रहेगा ना, फिर इक्वलिटी कहाँ हुई, इक्वलिटी तो हुई नहीं। तो ये चीज़ें थी, रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। अब लेकिन रिफॉर्म कैसे करें, अगर हम बोलेंगे वीटो पावर कॉन्सेप्ट हटाओ तो इसके लिए भी तो वोटिंग चाहिए, और उसमें किसी एक कंट्री ने, वीटो पावर वाली कंट्री ने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, ख़त्म वो मैटर। तो वो ऐसे ही कंटिन्यू हुआ है, वो चीज़ को ख़त्म नहीं हो पा रहा है वो। फिर देखो ज्यूरिडिक्शन में बहुत ज़रूरी था काम करना, जिसमें हेल्थ, इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें इस पर, इसके अंडर में आती हैं। तो ये बताया कि रिफॉर्म के लिए कि जब भाई स्टार्ट कैसे हुआ यूएन, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था आफ्टर कोल्ड वॉर। यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, यूएस स्ट्रॉन्ग सुपर पावर बन रहा था। अगर सुपर पावर बन जाता, यूएन बनता ही नहीं, तो पूरा डोमिनेट यूएस का हो जाता। अभी तो कुछ हद तक के रुका हुआ है। तो काफ़ी सारे देखो रीज़न है, चैलेंजेस थे, सिविल वॉर हो रहे थे, ठीक है, डीकोलोनाइज
हो रहा था, कॉलोनिज्म हट रहा था धीरे धीरे, तो वहाँ पे कंट्रीज़ को फैसिलिटीज़ पहुँचानी थी, है ना। अचानक ही उनके हाथ में कंट्री आ रही थी, तो उनके बाद ना अपने बॉर्डर को बचाने के लिए आर्मी थी, ना वैसे वेपन। तो ये सारी चीज़ें इसमें करनी थी। फिर देखो एपिडेमिक्स में अभी जैसे कोरोना हुआ, ठीक है ना, तो उसको सेव करने के लिए तो ये सब चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस के लिए क्या बनाई गई, यूएन बनाई गई। तो रिफॉर्म करने तो यूएन तो बनाई, फिर रिफॉर्म उसे करना था कि जैसा कि मैंने कहा कि वीटो पावर वाला ही कॉन्सेप्ट एक था। तो काफ़ी जगह नहीं रोक पा रहे हैं लोग, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को इन लोग नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं यूएन। सिविल वॉर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। टेररिज्म देखो कितना हुआ 2000 के टाइम पे, बहुत टेररिज्म हुआ। तो अब इसके लिए वही ज़रूरत थी कि यूएन को रिफॉर्म किया जाए। तो 1992 में एक जनरल असेंबली अडॉप्ट की गई एक रेजोल्यूशन, जिसमें यूएनएस डू नॉट एक कॉम्पिटेटिव, मतलब पॉलिटिक्स नहीं करेगा, कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, वेस्टर्न वैल्यू और फ्यू डोमिनेशन को हटाने की कोशिश करेगा। मतलब भाई यूएन में किसका डोमिनेशन है, वेस्टर्न का, यूएस का, यूरोप का। वो जो चाहते हैं वो पूरी दुनिया में होता है। तो ये चीज़ें को हटानी थी, मतलब ये एक कमियां थी जो एग्जिस्ट कर रही थी यूएन में, इनको हटाना था। तो वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी कोफी अन्नान, जो कि यूएन के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने एक रिफॉर्म के लिए काफ़ी बड़ा काम किया। जैसे कि न्यू मेंबर्स रखे, बुलाए गए। पहले मेंबर्स में भी लिमिटेशन थी, तो नए मेंबर और सबको एक वीटो पावर तो खैर ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन सबको इक्वलिटी का चांस देने की कोशिश की कि भाई आपको भी, आप अपना वोट दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये न्यू मेंबर बनाने को कोफी अन्नान तैयार हो गए, लेकिन न्यू मेंबर बनाने के लिए इनकी कुछ कंडीशन थी, ठीक है। तो यही था ना कि किस बेस पर 5 वीटो पावर हैं। पहली बात तो ये, वो क्या अलग अलग कॉन्टिनेंट को वो कर रहे रिप्रेजेंट, नहीं। रशिया चलो मान लिया, चाइना मान लिया, अमेरिका, फिर फ्रांस, चाइना। तो चाइना तो एशिया के कॉन्टिनेंट हो गया। तो इस तरीके से फिर रशिया, एशिया के कॉन्टिनेंट। तो ऐसे तो मतलब अफ्रीका को कोई था ही नहीं वीटो पावर पे। अब बताओ, अफ्रीका का कोई है ही नहीं, अफ्रीका की तरफ से इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो वही कि नया मेंबर बनाया जा सकता है। कोफी अन्नान ने एक ऐसा एक प्रपोजल रखा, लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यूएन को फिर फंडिंग भी देनी होगी अगर आप मेंबर बनोगे, ठीक है। फिर आपके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा होना चाहिए, तब आप मेंबर बन सकते हो। फिर बड़ी पॉपुलेशन भी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू यूएन। जैसे मैंने बजट का कहा कि फंडिंग देने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास है कंट्री के पास, तो यूएन के मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो अब यही था कि रिफॉर्म हमें करना था फॉर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो थे, वो पहले तो कम ही थे, पहले 6 मेंबर ही होते थे, अब 15 हो गए। तो यही चीज़ रिफॉर्म हुई बाद में सब। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें 2 ईयर्स का गैप ले लेके 2 ईयर्स की मेंबरशिप मिल सकती है, वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। जिसमें 5 परमानेंट मेंबर था वीटो पावर, जो नेगेटिव रोल में जाता था। तो यही चीज़ था कि भाई ये चीज़ हम एग्री नहीं करेंगे, तो फिर कैसे, क्या आप यूएनएससी को अबलिश कर दो, ख़त्म कर दोगे? तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी। फिर जुरिडिक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत थी, जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई गई, फिर एग्रीमेंट किया गया एमजीडीए जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बड़े बड़े 100 साल के गोल लेकर बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए 2 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद कर दिया गया था। वही ट्रस्टीशिप मैंने बताया ना, जहाँ पे डीकोलोनाइज हो चुका था पूरा। ये सारी चीज़ें स्टेप लिए गए थे, यहाँ पे जुरिडिक्शन रिफॉर्म में आता है ये। फिर इंडिया का क्या था रोल यूएन रिफॉर्म में? भाई इंडिया भी चाह रहा था चेंजेस हो, कि एक 4-5 कंट्री का ही इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लेकिन इंडिया भी अपने आप में काफ़ी वीक था। इनको भी, इसको भी ये अभी एक वो मिली थी, इंडिपेंडेंस मिला था, पार्टीशन हुआ था, काफ़ी नुकसान में थे। तो डेफिनेटली तो इंडिया ने एक जगह बना ली थी। यहाँ पर देखो, पहले जो ये थे कंट्रीज़,
परमानेंट कंट्री 5 और नॉन परमानेंट 6 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए, परमानेंट तो 5 ही रहे वीटो पावर वाले, लेकिन नॉन परमानेंट 10 हो गए, 10 5 15 टोटल कंट्रीज हो गए थे। तो इंडिया ने देखो बहुत सपोर्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और इंडिया खुद भी अपने आप में डेवलपिंग कंट्री था, तो इसको भी यूएन का सपोर्ट काफ़ी मिला इंडिया को, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग भूलेंगे नहीं कि हाँ इंडिया को काफ़ी सपोर्ट मिला। पर इंडिया का एक ही कहना था भाई यूएनएससी का क्या बना दो, मेंबर बना दो, क्योंकि हम यूएनएससी मेंबर बनने के लिए भाई जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है, जैसे कि पॉपुलेशन वाला, मतलब पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए यूएन में, यूएनएससी में मेंबर बनने के लिए। यूएन में तो इंसान जनरल असेंबली मेंबर बन जाता है 193 के ऊपर कंट्री, लेकिन यूएन में जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इसको परमानेंट मेंबर बनना था। तो जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो तो सब इनके पास है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट इन यूएन इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हैं, इको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते रहे। अगर ये सारी चीज़ें इंडिया कर रही है तो इंडिया भी क्या हो जाएगी, परमानेंट मेंबर बन जाएगा। लेकिन अब इंडिया में तो काफ़ी सारी चीज़ें तो पूरी हैं, लेकिन अभी तक के परमानेंट मेंबर तो खैर नहीं बना। वह यही था रीज़न यूएन के पास, भाई हम आपको परमानेंट मेंबर, आपने सारी कंडीशन तो फिल कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी हम आपको परमानेंट मेंबर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, एक तो मेन रीज़न यही था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खुद की अपनी वॉर चल रही है, वही अपना मैटर ही सॉल्व करवा पा रहे हैं, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि आज ये पाकिस्तान को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये सब रीज़न थे जो कि नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते, मतलब यूएनएससी मेंबर बनने में दिक्कत थी। परमानेंट तो खैर बन ही नहीं सकते क्योंकि वीटो पावर परमानेंट के पास है, वो खुद ही अगेंस्ट वोट दे देंगे। अब यही हुआ कि यूएस का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है तो यूएस को हटा दिया, कैसे यूएस को रोका जाए, कैसे हटाया जाए, यूएस के बिना चल सकती है क्या यूएन। तो ये बताया कि यूएस के बिना यहाँ पर यूएन नहीं चल पाएगी, क्योंकि यूएस का यूएसए का काफ़ी बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, काफ़ी हाईवे लेवल पे फंडिंग आती है, इसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ना अमेरिका की काफ़ी एडवांस लेवल है, तो उस पर है ना ये तो यूएस का भी यूनाइटेड स्टेट का एक पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है कि चलो एक उसने यूएन को बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी था क्योंकि अदरवाइज़ एक मेन इंसान नहीं, मेन लीडर नहीं होगा तो सब तो ऐसे ही फिर लड़ाई झगड़े में सब खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो खैर लोग समझ रहे थे। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल पावर में, इतना फाइनेंस करता है यूएन को कौन, यूनाइटेड स्टेट। वीटो पावर तो है ही यही, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक यही था हमारा कि जैसे पहले हम लोग कह रहे थे कि इन्फ्लुएंस यूएस का ज़्यादा है, यूएसए का ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं भी ये बताया कि ज़रूरी भी है और वजह भी है ज़्यादा क्यों है, और ज़रूरी भी है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पीसफुल बनाए रखने के लिए। तो ठीक है, ये चैप्टर था आपका। अब इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेंगे आप अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा, एंड यू कैन सेंड मी पिक और स्क्रीन शॉट वॉट एवर फॉर योर डाउट्स क्लियरिंग। ओके।